चलो, तो हमने चैप्टर शुरू किया हुआ था जिसका नाम था मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करना है, और टोटल सेल्स कैलकुलेट करनी भी हमने सीख ली थी। हमारा शुरू में मैंने बताया था इस चैप्टर में काफी सारी चीजें हैं जैसे कि सीवीपी एनालिसिस। तो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं ना वो हमारा क्या चल रहा है, सीवीपी एनालिसिस। तो टॉपिक का नाम क्या था, सीवीपी एनालिसिस। सी मतलब क्या था, सी का मतलब था कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। वी मतलब क्या था, वी का मतलब था वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट यानी कि सेल्स, सेल्स किसमें, यूनिट्स में भी और अमाउंट में भी। और पी मतलब क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट किसकी बात करता है, कंट्रीब्यूशन की। यहाँ पर ज्यादा हम किसको यूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी सीवीपी एनालिसिस को समझने के लिए, थोड़ा सा और डीप में जाएंगे इसके। तो फिक्स कॉस्ट को अगर मैं बोलूं कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना है, लेट से 50 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, लेट से 30 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, यही हमारी क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकलती है इसी से, ठीक। तो ये कितना आ गया हमारा, 60%। अगर मैं बात करूं पीवी रेशो की, पीवी रेशो यानी कि क्या, कंट्रीब्यूशन। अब सोच के देखो, 50 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 20 रुपए क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितने का हो गया, 20 रुपए का। तो 20 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना परसेंट आ गया, 40%। कितना परसेंट आ गया, 40%। तो 40% का हमारा क्या आ जाएगा, पीवी रेशो आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, ठीक। अब अगर क्वेश्चन हमें बोले कि हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है किसमें, यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है किसमें, यूनिट्स में। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है 2 लाख, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 20। तो यानी कि कितना आ गया, 10,000 यूनिट्स। कितनी आ गई, 10,000 यूनिट्स। तो 10,000 यूनिट्स बेचने पे हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट ही चाहिए बट किस में, अमाउंट में, तो हम क्या करते हैं, जो ब्रेक इवन पॉइंट आया होगा यानी कि जो यूनिट्स आई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से। तो ये कितनी यूनिट्स आई थी, 10,000 यूनिट्स आई थी। और एक यूनिट कितने की, 50 की। एक यूनिट कितने की, 50 की। तो ब्रेक इवन सेल्स कितनी हो गई, 5 लाख। ब्रेक इवन सेल्स कितनी आ गई, 5 लाख, ठीक। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन सेल्स का क्या फॉर्मूला रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रहा हूं मैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और इलेबोरेट करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, राइट। अगर मैं बात करूं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100 क्या होता है, पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 पीवी रेशो होता है। तो यानी कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस मतलब क्या हो गया, पीवी रेशो। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनता है कि यहां पर डिवाइड में क्या आ जाता है, पीवी रेशो। ठीक, तो इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ होता है कि अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ऐसे निकलता है पीवी रेशो। अब ये डिवाइड में है सेलिंग प्राइस तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। बात समझ आ रही है। तो हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो यही फॉर्मूला यहां से डिराइव, यही फॉर्मूला क्या हो गया यहां से डिराइव, ठीक। फटाफट से उतार लो इतना।
डन। एक नोट लिखना, हाँ जी, एक नोट लिखना। नोट नोट क्या बोल रहा है पहले मैं समझा देता हूं, फिर लिखवाता हूं। अगर तुमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आंसर निकालो यूनिट्स में, अगर कोई भी चीज मांगी है, चाहे ब्रेक इवन पॉइंट हो, चाहे टोटल सेल्स हो, चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कुछ भी मांगा हो, अगर तुमसे आंसर मांगा गया है यूनिट्स में, तो तुम डिनोमिनेटर में क्या लोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिवाइड में क्या लोगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर आंसर पूछेगा अमाउंट में, तो डिवाइड में हमें क्या लेना है? पीवी रेशियो। ठीक, तो लिखना whenever we have to calculate the answer, whenever we have to calculate the answer in units, whenever we have to calculate the answer in units, comma, we need contribution per unit in denominator, we need contribution per unit in denominator, full stop. Similarly, when we have to calculate the answer in rupees, when we have to calculate the answer in rupees, comma, we need PV ratio in denominator. In rupees, we need PV रेशियो इन डिनोमिनेटर। तो अगर हमें आंसर पीवी रेशियो में चाहिए तो हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे, डिनोमिनेटर को कंसीडर करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार बताना 30th क्वेश्चन होमवर्क में था क्या? नहीं था ना? तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? पूरे साल की फिक्स कॉस्ट दे दी 40,000, प्रॉफिट दे दिया पूरे साल का 50,000, पीवी रेशियो दे दिया 30%। कहता है बताओ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि हमें क्या निकालनी है? टोटल सेल्स निकालनी है। सेल्स का मतलब क्या हो गया? टोटल सेल्स। अब यहां पर हमें कहीं पर भी क्वेश्चन ने ऐसे नहीं बोला कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, यहां बस ये बोल रहा है अमाउंट ऑफ सेल्स, यानी कि कितने रुपए में सेल करी। तो यहां क्या लगेगा? अमाउंट वाला फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला आएगा? टोटल सेल्स किसका? अमाउंट का। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 40,000, 50,000 का प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितनी है? 30%। तो आई थिंक कितना आ जाएगा? 3 लाख आ जाएगा शायद। उतार लो फटाफट ए पॉइंट। ये हमारा क्या है? ए पॉइंट। ये हमारा क्या हो गया? ए पॉइंट। डन। अब हम बात करते हैं बी पॉइंट की। कहता है बताओ सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगी अगर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8.4 और पीवी रेशियो कितना है? 40%। यानी कि कंट्रीब्यूशन अगर 40% है तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये कितना होगा? 60%। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है 8.40 ये खुद ही कितना है? 60%। तो यानी कि अगर मुझे क्या चाहिए? अच्छा एक काम करते हैं, ऐसे देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60% है, बट अगर आप इंटू 100 कर रहे हो तो आपको परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8.40। सेल्स कितनी है? नहीं पता आपको, इंटू 100। ठीक, अब ये 100 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 8.40 अपॉन में सेल्स। सेल्स इधर चला जाएगा
इक्वल्स टू 8.40 अपॉन में 0.60, तो ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 14 रुपीज। कितना आ गया, 14 रुपीज। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट 8.40 है और वो खुद ही कितना है, 60% है, वो खुद ही कितना है, 60% है, तो वो डिवाइड कर देंगे कितने से, 60% से, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक, बता लो। डन। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है रेस्टोरेंट्स टिपिकली प्राइस देयर मील एट 150% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि फूड प्लस लेबर। इसका मतलब ये हुआ, कहता है रेस्टोरेंट की जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसका 150% उनका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है। इफ अ रेस्टोरेंट हैज फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 16,000 पर मंथ, यानी कि उनकी पर मंथ क्या है, 16,000 की कॉस्ट है। तो अब कहता है बताओ टोटल सेल पर मंथ रिक्वायर्ड टू ब्रेक इवन, ब्रेक इवन के लिए टोटल सेल्स क्या रिक्वायर्ड है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ना तो सेलिंग प्राइस पता, ना वेरिएबल कॉस्ट पता, तो कैसे करेंगे। तो मान लो इस केस में लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, लेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू एक्स। ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा, 150% ऑफ एक्स। तो 150% ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया, 1.5x। बात समझ आ रही है। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि 0.5x, 0.5x। तो इस केस में अब पीवी रेशियो कितना होगा, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो एक्स से एक्स कट गया, ये आ गया 33.33%। राइट। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, कहता है कितनी टोटल सेल्स पर मंथ क्या करें ब्रेक इवन के लिए, तो ब्रेक इवन सेल्स चाहिए। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने दी हुई है 16,000, तो 16,000 डिवाइड बाय 33.3333%, तो ये कितना आ गया, 48,000। ये कितना आ जाएगा, 48,000 हमारी क्या आ गई, ब्रेक इवन सेल्स आ गई। ठीक, बता दो।
डन, 48,000 आंसर आ गया हमारा। जहाँ होमवर्क लिखा है वहीं पर 22 और 40, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 40 भी होमवर्क में ऐड कर दो। खत्म नहीं हुई अभी, अभी चल रहा है आगे, बट होमवर्क लिख लो साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 40 होमवर्क में कर लेना। अब हम चलते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे, मार्क कर लेना उस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है 43। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट। 41, 42, 43, हाँ क्वेश्चन नंबर 43 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा। देखना, समझना, इधर पूरा फोकस इधर रखना। नोट वगैरह करने के लिए अलग से टाइम दे दूंगा, बट अभी पूरा समझने पे ध्यान देना। क्या कहता है, कैडबरी ड्रिंक कंपनी इज प्लानिंग टू एस्टेब्लिश अ सब्सिडरी कंपनी इन इंडिया। कहता है इंडिया में ना एक सब्सिडरी कंपनी लगाना चाहते हैं, ठीक, किस लिए, क्योंकि वो मिनरल वाटर बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, मिनरल वाटर के लिए एक सब्सिडरी कंपनी लगानी है। बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड एनुअल सेल्स ऑफ 40,000 बोटल्स, कहते हैं उनको लगता है कि पूरे साल में 40,000 पानी की बोतलें बनानी होगी, ठीक। कोस्ट स्टडीज प्रोड्यूस द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द इंडियन सब्सिडरी, यानी कि कोस्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है। कोस्ट स्ट्रक्चर कैसे दिया हुआ है, कहते हैं मटेरियल की बात करें, लेबर की बात करें, फैक्ट्री ओवरहेड्स और एडमिनिस्ट्रेशन, तो टोटल मटेरियल कितने का लगा, 1,93,600 का। टोटल एनुअल कॉस्ट पूरे साल में मटेरियल कितने का लगेगा, 1,93,600 का। और कहता है परसेंट ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट दैट इज वेरिएबल, यानी कि इसमें से 100% पूरी की पूरी क्या है, वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं है। लेबर की बात करें 90,000 है, उसमें से 70% वेरिएबल है, बाकी 30% क्या हो गया, फिर फिक्स हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें 80,000 का 64% क्या हो गया, वेरिएबल, तो बाकी 36% फिक्स्ड हो गया। और एडमिन की बात करें 30,000 की, तो उसका सिर्फ 30% वेरिएबल है, बाकी 70% क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक। कहता है अब उसके अलावा द इंडियन प्रोडक्शन विल बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि हम ना एक एजेंट रखेंगे, वो हमारी बोतल को सेल करेगा, और कहता है उसको बदले में हम क्या देंगे, कमीशन देंगे 8% ऑफ द सेल प्राइस, यानी कि जितने में वो सेल करेगा ना उसका 8% हम उसको क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे, ठीक। तो 8% हम क्या करेंगे, कमीशन दे देंगे। नो पोर्शन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिस एक्सपेंसेस इज टू बी अलाउड ऑन इंडियन सब्सिडरी, कहते हैं बाहर वाली कंपनी को बारे में बात मत करना, सिर्फ यही खर्चे लगेंगे और कोई खर्चे नहीं होंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू, क्या करना है, कंप्यूट द सेल प्राइस पर बोतल टू एनेबल मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड 10% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोसीड्स इन इंडिया, यानी कि वो चाहते हैं कि 10% कम से कम क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। और दूसरे केस में कहता है बताओ ब्रेक इवन पॉइंट कितनी यूनिट्स पे होगा अगर हम सेल प्राइस 11 रुपए रख दें, अगर हम सेल प्राइस 11 रुपए रख दें तो कितनी बोतल बेचे कि हमारा क्या आ जाए, ब्रेक इवन आ जाए। बात समझ आ रही है, चलो तो पहले क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, क्वेश्चन को समझ के लिखते हैं इसके, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आया तो ये मान लो अराउंड 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, 8 मार्क्स के आसपास ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ने कितनी बोटल्स बोली, 40,000 बोटल्स बोली, कितनी बोटल्स हो गई, 40,000 बोटल्स है। अब इसमें क्या है, कुछ वेरिएबल कॉस्ट है और कुछ फिक्स कॉस्ट है, ठीक। कैलकुलेटर ले लेना बस हाथ में, एक हो गई वेरिएबल कॉस्ट, एक हो गई फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, एक हो गई वेरिएबल कॉस्ट, एक हो गई फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहली बात करें मटेरियल, सबसे पहले क्या आएगा, मटेरियल कितने का, 1,93,600, और ये सारा का सारा क्या है, वेरिएबल है, इसमें तो कुछ भी फिक्स नहीं है। दूसरा लेबर 90,000 का 70% वेरिएबल है, तो कितना आया 90,000 का 70%, 63,000, और 27,000 बचा हुआ क्या हो गया, फिक्स हो गया, 27,000 क्या हो गया, फिक्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करें 80,000 का 64%, 51,200, तो कितना बचा, 80,000 का बाकी बचा हुआ 28,800, ठीक है ना, तो ये हमारा किस में आ गया, फिक्स में आ गया। ऐसे ही एडमिन 30,000 का 30%, 9,000, और इधर कितना आ गया 21,000, राइट। टोटल करना दोनों साइड का, वेरिएबल का और फिक्स का,
76,800 क्या हो गया फिक्स्ड, और 3,16,800 क्या हो गया वेरिएबल। अब इसमें उसने बोला था एक और खर्चा आएगा किसका, कमीशन का। हमें क्या देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन कितना है, अभी कुछ फिक्स नहीं है, उसने ये बोला था बस कि 8% ऑफ सेल्स किस में दे देना, कमीशन में दे देना। बट सेल कितनी है नहीं पता, ये तो पता 40,000 बोतल है, बट कितने रुपए की बेचेंगे वो नहीं पता। बात समझ आ रही है। तो पहले केस में फर्स्ट पॉइंट का जब आंसर निकालोगे तो फर्स्ट पॉइंट में तुमसे मांगा ही क्या है, उसने ये बोला है बताओ कितना सेल प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस ही मांगा है। तो हम एक काम करते हैं, लेट सेलिंग प्राइस पर बोतल बी एक्स। तो हमने सेलिंग प्राइस पर बोतल कितना मान लिया, एक्स मान लिया। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई, 40,000 बोतल्स है इंटू एक्स हो गई। समझ आ रही है। तो अब इस केस में हमारा प्रॉफिट कितना होगा, क्वेश्चन ने बोला था कि 10% प्रॉफिट चाहिए सेल पे, तो यानी कि इसका 10%, तो कितना हो गया 4,000x हो गया, ठीक 4,000x। और कमीशन कितना हो गया, कमीशन क्या था 8% ऑफ सेल्स, यानी कि 40,000x का 8% कितना हो गया 3,200x हो गया। प्रॉफिट कमीशन कितना हो गया 3,200x, ठीक। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, अच्छा x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है x की वैल्यू निकालनी है तो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, बट यहां पर एक फॉर्मूला बता देता हूं, वो फॉर्मूला यूज कर लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो कोई वेरिएबल कॉस्ट पता पर यूनिट, ना ही हमें सेलिंग प्राइस पता, ना कंट्रीब्यूशन पता, ना पीवी रेशियो पता, ना वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पता, कुछ नहीं पता। तो यहां पर एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, टोटल सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, टोटल सेल्स इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सब चीजों को प्लस कर लेंगे। टोटल सेल्स कितनी है 40,000x, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट 3,16,800, 3,16,800 प्लस ये कमीशन भी क्या है वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो कमीशन 3,200x की वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिक्स कॉस्ट कितनी है 76,800 और प्रॉफिट कितना था 4,000x। बात समझ आ रही है। तो इससे हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, निकालना x की वैल्यू कितनी आ रही है। x को एक तरफ रख लो, बाकियों को एक तरफ रख लो, तो ये 40,000 ऐसे सोल्व कर लेते हैं। 40,000 माइनस 3200 माइनस 4,000 तो 36,000 32,800x इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर लो, कितनी आ रही है 12। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, तो इसको सोल्व कर लोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक ना। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी रह गई 12 रह गई। क्लियर है, ठीक। अब सेकंड केस की बात कर लेते हैं। सेकंड केस क्या कह रहा है, कहता है अगर हमारा सेलिंग प्राइस 11 रुपए पर बोतल है तो बताओ कितनी यूनिट्स बेचें, कितनी यूनिट बेचें कि हमारा क्या आ जाए ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। या तो अमाउंट में निकाल देना, मतलब आंसर रुपीज में निकाल देना, चाहे यूनिट्स में निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में निकाल लेंगे। तो कहता है हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12 हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12, सॉरी 11। अब एक बात सोचो, ये जो डाटा दिया हुआ है, ये जो डाटा है ये कितनी बोतल के हिसाब से है 40,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डाटा के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो इतने की वेरिएबल कॉस्ट है, इसको डिवाइड करेंगे किससे 40,000 से, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो करना कितना 3,16,800 डिवाइड बाय 40,000, 7.92, राइट। अब एक बात सोचो, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 7.92, तो वो वाली हो गई, प्लस एक कमीशन था, वो भी क्या है वेरिएबल कॉस्ट है, और वो कितना होगा कहते हैं सेल्स का कितना 8%, और इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना है 11, तो 11 रुपए का 8% ये क्या हो जाएगा हमारा कमीशन।
तो कितना आ रहा है 11 रुपए का 8%? आई थिंक 0.88, 0.88। तो टोटल कितना हो गया? ये आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कितनी हो गई? 8.80। अच्छा समझ आ रही है? अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन ने कितना बोला? 11 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8.8। तो इससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया कितना? 2.2। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 2.2। बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट? पक्का क्लियर है? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं? पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2.20। सेलिंग प्राइस कितना है? 11 इंटू 100। तो पीवी रेशियो कितना आ गया? 20%। पीवी रेशियो कितना आ गया? 20%। अब अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट मांगा क्वेश्चन ने, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 76,800 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन ने ब्रेक इवन सेल मांगा है, यानी कि यूनिट्स में मांगा है, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो ले लेंगे, यानी कि 20% कर देंगे। ठीक, तो निकालना कितना कितना आ रहा है? 34910 कर देते हैं राउंड ऑफ करके, और इधर 3,84,000। तो ये हमारा क्या आ गया? समझ आ रही है? तो इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक बार वापस गो थ्रू करवाता हूं। सबसे पहले तो हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग बांट लिया। वेरिएबल कॉस्ट में कमीशन भी था 8%। तो पहले केस में हमें ये नहीं पता था सेलिंग प्राइस कितना है, तो हमने उसको एक्स मान लिया। टोटल सेल कितनी है? 40,000 बोतल की करी, तो 40,000 एक्स आ गया। उसका 10% प्रॉफिट और 8% कमीशन, तो वो दोनों निकल गए। तो टोटल सेल्स का फॉर्मूला लगा के सेलिंग प्राइस निकल गया। कहता है अगर सेलिंग प्राइस 12 की जगह 11 हो जाए तो बताओ आप कितनी बोतल बेचो कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। तो उसके केस में हम क्या करेंगे? पहले तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो ऑलरेडी वेरिएबल कॉस्ट है वो निकाल ली, उसमें कमीशन प्लस कर दिया। अब 11 रुपए का अगर सेलिंग प्राइस है, उसका 8% कमीशन है, तो 11 रुपए का 8% क्या आ गया? कमीशन हो गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 8.8 हो गई, उससे कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो आ गई, और फिर हमने हमें ये फॉर्मूला। ठीक, चलो उतार लो। क्वेश्चन देखना है, साथ साथ निकाल लो क्वेश्चन, और देखते जाओ वैल्यू कहां से क्या लिया है, और फिर इसको सोल्व।
डन। ठीक है, तो हमने ब्रेक इवन, टोटल सेल्स वगैरह पे काफी क्वेश्चंस कर लिए, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया पूरा। अब एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट हालांकि कोई नया नहीं है, बस उसमें कुछ एडजस्टमेंट आ सकती है। कैसी एडजस्टमेंट? एक एडजस्टमेंट होती है, अगर मान लो क्वेश्चन आपको बोल दे, क्वेश्चन आपको बोल दे कि हमने चेंज किया क्या, सेलिंग प्राइस। अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है, अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम यहां पर देखते हैं। ठीक है ना, तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक सिचुएशन है हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, एक हो गई हमारी प्रेजेंट सिचुएशन, और एक हमारी है प्रपोज सिचुएशन। प्रपोज यानी कि जिसमें चेंज होने वाला है, टू चेंज और टू रिड्यूस द सेलिंग प्राइस बाय 20%। इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमारा सेलिंग प्राइस है ना, उससे 20% सेलिंग प्राइस कम करने वाले। तो आप सोच के देखो, अगर तुम किसी कंपनी के मैनेजर हो या तुम किसी कंपनी के कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तुमसे तुम्हारा ओनर आके पूछता है कि अगर मैं अपनी कंपनी का सेलिंग प्राइस 10% से कम कर दूं या 20% से कम कर दूं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो तुमसे पूछेगा कि अगर मैं अपना सेलिंग प्राइस 20% से रिड्यूस कर दूं तो मेरे बिजनेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मेरे बिजनेस पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो पहले अभी देख लो, अगर मान लो सेलिंग प्राइस पर टॉय, लेट से टॉय की कंपनी है, अभी जो एक टॉय है वो कितने का है, 200 का। तो अगर अभी एक टॉय 200 का है तो फ्यूचर में कितने का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस कर दिया 20%। क्यों? क्योंकि 20% से कम हो रहा है सेलिंग प्राइस। माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर टॉय, अगर मेरी अभी वेरिएबल कॉस्ट 80 रुपए है तो कितनी हो जाएगी, बताओ। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर टॉय कितनी है, 80, तो कितनी हो जाएगी, 64। शाबाश। कितनी रहेगी, 80। हम सिर्फ चेंज क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस। अगर तुमने अपना प्राइस कम किया, इसका मतलब ये थोड़ी है सामने वाला भी अपना प्राइस कम कर देगा। बात समझ आ रही है? अगर तुम सामान सस्ते में बेच रहे हो तो जरूरी थोड़ी है तुम खरीदोगे भी सस्ते में, वो तो अपना उतना ही प्राइस रखेगा ना, वो थोड़ी चेंज करेगा। सोच के देखो, मैं तुम्हें क्या करता हूं, मैं तुम्हें ये पेन बेचता हूं, तुम इस पेन को आगे बेचते हो, मैं तुम्हें बेचता हूं 100 रुपए का, तुम आगे बेचते हो 150 रुपए का। बात समझ आ रही है? अब तुमने क्या किया, 150 की जगह 120 में बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं भी इसको 100 से कम में बेचूंगा, मैं तो तुम्हें 100 का ही बेचूंगा ना, तुम अपना प्रॉफिट कम करोगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, अनलेस क्वेश्चन कुछ बोले ना। अगर क्वेश्चन ने ये बोला कि सेलिंग प्राइस कम हुआ साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट भी कम हुई, तो तुम वेरिएबल कॉस्ट को कम करोगे, वरना कॉस्ट चेंज नहीं। मेरी बात समझ आई क्या? ठीक। तो वेरिएबल कॉस्ट पर टॉय कितनी रहेगी, 80 ही रहेगी दोनों केस में। तो यहां पर कंट्रीब्यूशन पर टॉय इधर कितना है, 120, और इधर कितना है, 80। इधर कितना है, 120, और इधर कितना आ गया, 80। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात करूं, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो की बात करूं, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी आएगी, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि कितनी हो गई, 40%। बात समझ आ रही है? और पीवी रेशियो की अगर मैं बात करूं, तो पीवी रेशियो क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। ये कितना हो जाएगा, 60%। अगर यही सेम चीज इधर निकालें, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, तो वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100 कितना आ गया, 50%। और पीवी रेशियो की बात करें, तो पीवी रेशियो भी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये भी कितना हो गया, 50%। तो अगर आपका फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है इस टॉपिक से, कि अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज होता है, अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज होता है तो उससे वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले सेलिंग प्राइस 200 था, अब कितना हो गया, 160 हो गया, तो उससे कंट्रीब्यूशन में चेंज आ गया। कंट्रीब्यूशन में चेंज आया, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो चेंज हो जाएगी,
वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, बट वेरिएबल कॉस्ट रेशियो में चेंज आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो हम सेल्स के बेसिस पे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमारी वेरिएबल कॉस्ट रेशियो चेंज हो जाएगी और पीवी रेशियो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन। बात समझ आ रही है? ठीक, चलो उतार लो, हेडिंग डाल दो इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस, और ये दोनों उतार। हो गया? देखना कंक्लूजन। तो हम इस एग्जांपल से क्या कंक्लूड कर रहे हैं? चेंज इन एफ इसके ऊपर, ठीक है ना। कंक्लूजन लिखना, ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस, ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस कॉमा, ड्यू टू चेंज इन सेलिंग प्राइस कॉमा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल, variable cost per unit and fixed cost in total both will remain unchanged, both will remain unchanged and rest all relationship will change, rest all relationship will change। यानी कि क्या कह रहा है? rest all relationships will change मतलब क्या कह रहा है? अगर सेलिंग प्राइस चेंज हुआ, अगर आपका सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही रहेगी और फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच के देखो, मैं अपना सेलिंग प्राइस, मैं कल को तुम्हारी फीस कम कर दूं तो उससे क्या मेरा रेंट कम हो जाएगा? नहीं होगा, रेंट तो उतना ही रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा सब कुछ चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बदल जाएगा, पीवी रेशियो बदल जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो बदल जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीजें क्या रहेंगे? अनचेंज रहेगी। तो बोथ विल रिमेन अनचेंज को अंडरलाइन कर दो, बोथ विल रिमेन अनचेंज्ड। चलो,
तो इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, उसमें चेंज हो रही होगी सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 100 यूनिट्स ऑफ ए पर मंथ एट ₹20 ईच, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ₹12। मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। तो कहता है सेलिंग प्राइस कितना है ₹20, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹12, और कितनी यूनिट बेचते हो, 100 यूनिट बेचते हो। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है ₹300 पर मंथ। चेंज क्या कर रहे हैं, इट इज प्रपोज टू रिड्यूस प्राइस बाय 20%। आप अपना सेलिंग प्राइस कितने से चेंज करने वाले हो, 20% से चेंज करने वाले हो। तो कहता है बताओ कितनी एडिशनल सेल करे ताकि हमें सेम प्रॉफिट कमाने को मिल जाए जो अभी हम कमा रहे हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं अभी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की। तो प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट सिचुएशन की बात करें 100 यूनिट की सेल करते हैं ₹20 पे, तो करंट में प्रोपोज प्रेजेंट सिचुएशन में सेल कितने की हो गई 2000 की। सेल कितने की आ गई 2000 की, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 100 यूनिट्स है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी ₹12। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹12, तो ₹1200 की क्या आ गई वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 800 का। कंट्रीब्यूशन कितना आया 800 का। इसमें से माइनस कर दे अगर फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ₹300, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है ₹300, तो बाकी बचा हुआ हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया कितने का 500। तो मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में हम ₹500 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो अब तुम्हारी जो प्रपोज सिचुएशन होगी उसमें भी तुम्हें कितने का प्रॉफिट कमाना है, ₹500 का ही कमाना। वहां पे भी तुम्हें कितने का प्रॉफिट कमाना है 500 का। बट जो तुम्हारा सेलिंग प्राइस ₹20 था, ये सेलिंग प्राइस ₹20 से कम होके कितना हो जाएगा ₹16 हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस ₹20 से कम होके कितना हो जाएगा ₹16। बात समझ आ रही है। तो ₹16 का सेलिंग प्राइस, अगर हम बात करें सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया ₹16। इसमें से माइनस करेंगे अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो वो कितनी रहेगी, वो तो 12 ही रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं, पहले भी 12 थी अभी भी 12 है। तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया ₹4। तो अब एक बात बताओ, पीवी रेशियो कितना होगा, पीवी रेशियो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी कि 25% हमारा क्या आ गया पीवी रेशियो, 25% हमारा क्या हो गया पीवी रेशियो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, कहता है हमें सेम प्रॉफिट कमाना है, यानी कि ₹500 का प्रॉफिट कमाना है। तो बताओ टोटल सेल्स कितनी होगी, टोटल सेल कहता है क्या फॉर्मूला होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है ₹300, प्रॉफिट कितना कमाना है ₹500 का, पीवी रेशियो कितना है 25%, तो कितना आया 800 डिवाइड बाय 25% कितना हो गया, आई थिंक 3200। यानी कि अगर हम 3200 की सेल करें तब जाके हमारा कितने का प्रॉफिट होगा 500। बात समझ आ रही है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ना, फाइंड द एडिशनल सेल। एडिशनल का मतलब क्या हुआ, पहले हम ₹2000 की सेल करके 500 का प्रॉफिट कमा रहे थे, अब हम 3200 की सेल करके 500 का प्रॉफिट कमाएंगे, तो कितनी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी ₹1200 की एक्स्ट्रा। बात समझ आ रही है। तो क्योंकि क्वेश्चन ने एडिशनल वर्ड लिखा था, तो आंसर यहां पे लिख के आना कि एडिशनल सेल कितने की करनी पड़ेगी 3200 माइनस 2000, तो आपको ₹1200 की एडिशनल सेल करनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रॉफिट आएगा। बात समझ आ रही है। उतार लो क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर है ना।
डन, मतलब उतार लो, हाँ उतार लो, समझ आ गया ना बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा और अच्छा है, जिसमें चेंज इन सेलिंग प्राइस तो होगा बट थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखना 14, क्वेश्चन नंबर 14, और इसे मार्क करते हैं इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला। ठीक, चलो देखना क्या कहता है। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल इट्स प्रोडक्ट एट 60 रुपीज पर यूनिट, यानी कि करंटली अभी की बात करें तो अभी जो कंपनी अपना सामान बेच रही है वो कितने रुपए में बेच रही है, 60 रुपए पर यूनिट में। वो कितने रुपए में बेचती है, 60 रुपए पर यूनिट पे। कहते हैं 1996 में कंपनी ऑपरेटेड एट अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, यानी कि जितने की भी टोटल सेल होती है ना उसका 40% क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक, बाकी 60% क्या होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। फिर बाकी 60% क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। द फिक्स कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹3,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3,60,000। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है, 80%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी है, 80%। तो यानी कि अगर 60 रुपए का सेलिंग प्राइस है तो उसका 80% क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गई, बाकी बचा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब 1997 की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाएगी। मतलब अभी कितनी थी, 80%, यानी कि अगर मान लो 60 रुपए का सेलिंग प्राइस है, उसकी 80% वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 48। 48 में 10% इंक्रीज हो जाएगा, तो 48 का 10% करोगे तो 52.8 हो जाएगा, 52.8। यहां पर डायरेक्ट ऐसे मत करना कि 80 का 90% हो गया, कि पहले वेरिएबल कॉस्ट 80% थी अब 10% बढ़ गई तो 90% हो गया। नहीं, आपको वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट निकाल के उसमें 10% इंक्रीज। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी कितने से, 5% से। फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 1997
टू अर्न द सेम पीवी रेशो एज इन 1996। कहता है कि जो पीवी रेशो 1996 में थी वही पीवी रेशो 1997 में चाहिए, और ये एज्यूम करना कि सेलिंग प्राइस सेम है, मतलब इस बार हमारा सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रहा, हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट चेंज हो रही है। समझ आ रही है? कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू अर्न द सेम प्रॉफिट इन 1996। अगर हमने 1996 के में जो प्रॉफिट कमाया वही सेम प्रॉफिट कमाना है तो कितनी यूनिट्स हमें बेचनी पड़ेगी। ठीक, तो वैसा सही क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, 8 मार्क्स। तो अभी हम बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट सिचुएशन की। अभी हम बात कर लेते हैं किसकी, प्रेजेंट सिचुएशन की। तो प्रेजेंट सिचुएशन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 60। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, 40%। तो अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है तो ब्रेक इवन कितना हो गया, 60% हो गया। ब्रेक इवन कितना हो गया, 60%। अगर क्वेश्चन ने बोला है वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीवी रेशो कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। बात समझ आ रही है? क्या क्वेश्चन ने कहीं भी हमें फिक्स कॉस्ट दिया है, ये रही सर, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 3,60,000। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 3,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 3,60,000। अगर मैं यहां कैलकुलेट करूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी, 60 रुपीज का सेलिंग प्राइस है, उसकी 80%, तो मतलब 48 रुपीज की हमारी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गई। ठीक, अब इसके बाद कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 रुपए की सेलिंग प्राइस है जिसमें से 48 वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 12 रुपए। ठीक, इसके बाद पीवी रेशो, कहते हैं पीवी रेशो कितना होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, तो 20% हमारा क्या आ गया, पीवी रेशो। हालांकि ऊपर हमने निकाल भी लिया था कि पीवी रेशो कितना हो जाएगा, 20%, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 80%। बात समझ आ रही है? ठीक, तो यहां तक सारी वैल्यूज क्लियर है, सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होकर निकल रही है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ ब्रेक इवन सेल कितनी है, ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला हमें पता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3,80,000, आई थिंक 60 है, 3,60,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3,60,000 डिवाइड बाय कितना, 20%, तो ब्रेक इवन सेल कितनी आ गई, 18 इंटू 2 36, 18 लाख। 18 लाख की हमारी क्या आ गई, ब्रेक इवन सेल। अब एक बात बताओ, ब्रेक इवन सेल अगर 60% है, ब्रेक इवन सेल अगर 60% है तो टोटल सेल्स कितनी होगी, मतलब ये खुद ही 60% है, तो टोटल सेल्स निकल जाएगी इससे। टोटल सेल्स कैसे, 18 लाख ब्रेक इवन पॉइंट है और ब्रेक इवन पॉइंट 60% है, तो मतलब हमने 30 लाख रुपए की सेल की होगी। हमने टोटल कितने की सेल की होगी, 30 लाख रुपए की। तो 30 लाख हमारी क्या आ गई, टोटल सेल्स। तो अगर टोटल सेल 30 लाख है, यानी कि सेल्स हो गई 30 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 80%, तो 30 लाख का 80% कितना हो गया, 24 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, 6 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 3,60,000, तो प्रॉफिट कितने का आ गया, 2,40,000, 2,40,000। तो अभी तक मैंने जो भी किया वो प्रेजेंट सिचुएशन करी, यानी कि 1996 की बात करी। बात समझ आ रही है? अब हम चलेंगे 1997 पे। अब हमारा क्या होगा, 1997 पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कहता है कि कितना सेलिंग प्राइस रखें। रिक्वायरमेंट एक बार फिर से पढ़ते हैं, देखना क्या कह रहा है कि कितना सेलिंग प्राइस रखें हमारी सेम पीवी रेशियो आ जाए जो हमारी 1996 में थी। तो 1996 में पीवी रेशियो कितना था, 1996 में पीवी रेशियो था 20%, तो वही सेम पीवी रेशियो में अभी भी चाहिए 20%। और इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरा पीवी रेशियो 20% रहेगा मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब यह हुआ कि इधर सेलिंग प्राइस कितना होगा नहीं पता, वो तो निकालना ही हमें।
बात समझ आ रही है? वो तो निकालना ही है। अगर मैं बात करूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी, 48 थी, बट अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 48 प्लस 10%, यानी कि कितनी हो जाएगी, 52.80। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 52.80। अगर यहां पर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% थी तो इधर भी कितनी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% रहेगी तभी तो पीवी रेशो 20% आएगी। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% है, मतलब ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये खुद ही कितनी है, 80%। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा, 52.80 खुद ही किसके इक्वल है, 80% के। तो कितना आ रहा है, 66। तो 66 अब मैच कर ले आंसर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.20। तो पीवी रेशो कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, तो 20% ही आ गया पीवी रेशो। तो जो हमें चाहिए था वो। समझ आ रही है? एक पार्ट क्लियर है? तो पहला पार्ट हमारा हो गया। दूसरे पार्ट की बात करते हैं। कहता है अगर हम सेलिंग प्राइस 60 ही मान ले, अगर हम अपना सेलिंग प्राइस 60 ही रखें, तो बताओ कितनी एडिशनल यूनिट हमें बेचनी पड़ेगी ताकि हमारा सेम प्रॉफिट आ जाए। तो अगर मेरा, अब ये सेकंड पार्ट हो गया प्रपोज सिचुएशन में, अगर मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 60 है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 52.80 है, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ रहा है, 7.20। 7.20। तो अब मुझे क्या निकालनी है, टोटल सेल्स निकालनी है, किसमें, यूनिट्स में, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 3,60,000, और क्वेश्चन ने बोला था कि फिक्स कॉस्ट 5% से इंक्रीज हो जाएगी। तो करना 3,60,000 को 5% से इंक्रीज, 3,78,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। कहता है जो प्रॉफिट यहां कमाया था वही प्रॉफिट यहां चाहिए, मतलब 2,40,000 का प्रॉफिट चाहिए, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.2। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 7.2। कितनी आ गई, 85,833, यानी कि 85,833 यूनिट्स अगर हम बेचेंगे तब जाके हमारा क्या रहेगा, सेम प्रॉफिट आएगा, तब जाके हमारा क्या आएगा, सेम प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? ठीक। यहां पर कितनी यूनिट बेच रहे थे, हमने टोटल सेल कितने की करी थी, 30 लाख की, 30 लाख की, और एक यूनिट कितने की है, 60 रुपए की। तो कितनी यूनिट्स हुई, 50,000। तो हम 50,000 यूनिट बेच रहे थे, अब हमें 85,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी। तो एडिशनल यूनिट कितनी हो गई, 35,833 यूनिट्स। 35,833 यूनिट्स। बात समझ आई? हम पहले हेमंत कितना बेच रहे थे, 30 लाख रुपए की सेल थी, और एक यूनिट पे कितने का सेलिंग प्राइस था, 60 रुपए। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ गई, 50,000। लेकिन अब कितनी बेचनी पड़ रही है, इतनी। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, एडिशन। बात समझ आ रही है? ठीक। तो ये क्वेश्चन था जो कुछ अच्छा क्वेश्चन था, इसका तुम चाहो तो फोन में साथ में देखते रहना और उतारना शुरू कर दो अभी आप। अरे चलो।
सॉरी, तो आई थिंक माइक ऑफ हो गया था, फिर से बताता हूं। तो अब हम बात करें किसकी, कंपोजिट सीवीपी एनालिसिस की। कंपोजिट सीवीपी एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े सब में एक ही प्रोडक्ट था, लेकिन अब हम बात करेंगे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो हमारा जो टॉपिक आएगा वो क्या होगा, कंपोजिट। क्या नाम होगा, कंपोजिट सीवीपी एनालिसिस। नॉर्मल सीवीपी एनालिसिस में एक ही प्रोडक्ट का एनालिसिस करते थे, अब यहां पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट रहेंगे। जैसे मान लो ए बी सी, तीनों का प्राइस अलग रहेगा, तीनों की वेरिएबल कॉस्ट अलग रहेगी, तो उन सबको हमें एनालाइज करना पड़ेगा और एक कंपोजिट वैल्यू निकालनी होगी। तो वो हमारा किस में आएगा, कंपोजिट सीवीपी एनालिसिस में आएगा। तो लिखना अंडर दिस टॉपिक comma under this topic comma there are two or more products under this topic comma there are two or more products there are two or more products two or more products and all the workings are to be done and all the workings are to be done on composite or overall are to be done on composite or overall or weighted average basis, composite or overall or weighted average basis। यानी कि हमें जो भी कन्वर्सेशन जो भी कैलकुलेशन करनी होगी वो किस पे करेंगे, कंपोजिट बेसिस पे या ओवरऑल बेसिस पे या फिर एवरेज बेसिस पे। और एवरेज भी कौन सा, वेटेड एवरेज। अंडरलाइन कर दो टू और मोर प्रोडक्ट्स को, टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स, टू और मोर प्रोडक्ट्स, ठीक। और अंडरलाइन कर दो कंपोजिट ओवरऑल और वेटेड एवरेज बेसिस, कंपोजिट ओवरऑल और वेटेड एवरेज बेसिस, कंपोजिट ओवरऑल और वेटेड एवरेज बेसिस। इन सबको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक। चलो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे नॉर्मल सीवीपी एनालिसिस में, नॉर्मल जब हम सीवीपी एनालिसिस करते थे तो उसमें क्या निकालते थे, ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर भी ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, बट यहां पर जो ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा उसे हम बोलेंगे कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। यहां जो निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। बात समझ आ रही है। और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला रहेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी टोटल, क्योंकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज नहीं, फिक्स कॉस्ट कैसे लगती है, पूरी और एंटिटी। अब मान लो मैं इस क्लास में सीए के बच्चे पढ़ा रहा हूं, सीएस के बच्चे पढ़ा रहा हूं, सीएमए के बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो प्रोडक्ट 3 हो गए, बट यहां पर जो रेंट जा रहा है वो तो इकट्ठा जा रहा है ना, वो अलग थोड़ी जा रहा है कि सीए के बच्चों का इतना रेंट, सीएमए के बच्चों का इतना रेंट, ऐसा नहीं होता। तो टोटल फिक्स कॉस्ट रहेगी, डिवाइड में क्या होता था, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह क्या हो जाएगा, कंपोजिट कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक यूनिट का हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, कंपोजिट करना पड़ेगा। तो हर एक यूनिट का, हर एक प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालो और उसका क्या करो, कंपोजिट करो। कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, अभी देखेंगे। पहले सारे फॉर्मूले लिख लेते हैं, तो लिखते जाना मेरे साथ साथ। अब आगे के फॉर्मूले में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हमें क्वेश्चन बोले कंपोजिट ब्रेक इवन सेल्स निकालो, यानी कि अमाउंट में आंसर निकालो, तो ये क्या आएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट पीवीआर, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंपोजिट पीवीआर। वहां पर सिर्फ पीवीआर होता था, यहां पर कंपोजिट पीवीआर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, कंपोजिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी पॉइंट की बात करें, कंपोजिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होता था, डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी कि आपको कितना प्रॉफिट कमाना है। अगर क्वेश्चन में तीनों प्रोडक्ट का डिजायर्ड प्रॉफिट अलग अलग दे दिया या तीनों प्रोडक्ट की फिक्स कॉस्ट अलग अलग दे दी, फिर हमें कंपोजिट वाला मेथड नहीं लगाना। क्यों, क्योंकि फिर तो हमारे पास ये मान के चलेंगे 3 अलग ही प्रोडक्ट्स हैं। अगर मान लो तीनों प्रोडक्ट्स की फिक्स कॉस्ट अलग अलग दे दी कि भाई सीए की फिक्स कॉस्ट इतनी है, सीएस की इतनी है, सीएमए की इतनी है, तो उस केस में हम तीनों की अलग अलग ब्रेक इवन निकाल सकते हैं। यहां पर तो कॉन्सेप्ट तब आता है जब तीनों की फिक्स कॉस्ट मिला के दे देगा, तो हम बाइफरकेट नहीं कर सकते, तो हमें कंपोजिट लगाना पड़ेगा।
सेम ऐसे ही अगर तुमने ऐसे बोला मैं सीए से 10,000 कमाना चाहता हूं, सीएमए से 5,000 कमाना चाहता हूं, सीएस से 3,000 कमाना चाहता हूं, तो तुमने तीनों की अलग अलग डिजायर्ड प्रॉफिट बता दिए, तो तुम तीनों का मार्जिन ऑफ सेफ्टी अलग से निकाल सकते हो। बट यहां पर बात ये होगी, मैं बोलूंगा मैं पूरे बिजनेस से 20,000 कमाना चाहता हूं, तो बताओ कितना बेचे। बात समझ आ रही है? तो ये रहेगा, तो टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंपोजिट कंट्रीब्यूशन, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और सेम फिर यहां पर कंपोजिट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा, तो उसमें क्या रहेगा, टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशियो, टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशियो। ठीक है, सेम ऐसे ही कंपोजिट सेल्स का लिख लो, लिखो कंपोजिट टोटल सेल्स किसमें, यूनिट्स में, कंपोजिट टोटल सेल्स किसमें, यूनिट्स में। क्या फॉर्मूला रहेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंपोजिट टोटल सेल्स अगर हमें निकालनी है किसमें, अमाउंट में, तो क्या आएगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंपोजिट पीवी रेशियो। यहां पर क्या आ जाएगा, कंपोजिट पीवी रेशियो आ जाएगा, कंपोजिट पीवी रेशियो आ जाएगा। बात समझ आ रही है? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे तुम्हें यह समझ आ सके कि कंपोजिट पीवी रेशियो या फिर कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगी, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में क्या आ रहा है, या तो कंपोजिट कंट्रीब्यूशन आ रहा है या कंपोजिट पीवी रेशियो आ रही है। तो वो कैसे निकलेगी वो तुम्हें यहां पर बता देता हूं। देखना, मान लो एग्जांपल ले रहा हूं, ये उतारना मत, सिर्फ समझने के लिए। एक है प्रोडक्ट ए, एक है प्रोडक्ट बी, एक है प्रोडक्ट सी। तीनों के अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ए का सेलिंग प्राइस लेट से है 50, बी का सेलिंग प्राइस है 60, या ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करते, छोटे 10 रुपए ले लो, 12 रुपए ले लो और 15 रुपए ले लो। ठीक, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, इसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 8 रुपए, इसकी कितनी है लेट से 9 रुपए, और इसकी कितनी है 10 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया, इसका आ गया 2 रुपए, इसका आ गया 3 रुपए और इसका आ गया 5 रुपए। ये डाटा किसका चल रहा है, पर यूनिट का। अब यूनिट्स है कितनी, टोटल यूनिट्स कितनी है, तो इसकी मान लो आपने 10,000 यूनिट बेची, इसकी 15,000 यूनिट बेची और इसकी 20,000 यूनिट बेची, 10, 15 और 20। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक बात सोचो, इसका कितना है 2 रुपए, इसका कितना है 3 रुपए, इसका कितना है 5 रुपए। तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिला के, सबको मिला के। तो ऐसे डायरेक्ट प्लस नहीं करना, हमें जब कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना होगा, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो। ए का 10,000 यूनिट पे 2 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, बी का 15,000 यूनिट पे 3 रुपए का कंट्रीब्यूशन है, सी का 20,000 यूनिट पे 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया, इसको डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से, तो 20, 10, 30 और 15, 45,000 की क्या है, टोटल यूनिट्स है। 45,000 की क्या है, टोटल यूनिट्स है। तो कितना आ जाएगा, 20,000 प्लस 1 लाख, 1,20,000, 1,65,000। तो 1,65,000 डिवाइड बाय 45,000, तो 3.60। तो ये 3.60 हमारा क्या आएगा, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माना जाएगा। इसी को हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वहां पर लिखवाया था ना मैंने वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब यही होता है कि आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर करके करो। अगर वेटेड एवरेज ना लग के सिंपल एवरेज लगता, तो सिंपल एवरेज क्या होता है, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज डिवाइड बाय 3, तीनों को बस डिवाइड बाय 3 कर दो। ये सिंपल एवरेज होता है, जो हम मीन वगैरह निकालने के लिए काम करते हैं, कि सबको प्लस करके डिवाइड बाय नंबर। ठीक, तो हमने यहां पर क्या लिया, वेटेड एवरेज लिया। ठीक है ना, टोटल क्या लिया हमने, वेटेड एवरेज। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब देखेंगे कैसे निकालेंगे, पहले ये उतारना कंप्लीट कर लो अगर नहीं हुआ तो।
लिखना इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स। हाँ, इसमें डिवाइड में हेमंग याद रखना हमेशा, अगर तुम्हें आंसर चाहिए यूनिट्स में तो तुम डिवाइड में लेना कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर तुम्हें आंसर चाहिए अमाउंट में तो क्या लोगे, कंपोजिट पीवीआर। ठीक, कोई भी फॉर्मूला हो। ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट नोट्स, हाउ टू कैलकुलेट, इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट्स में पहला फर्स्ट पॉइंट, हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या हुआ, जो अभी हमने देखा, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड, टोटल प्रोडक्ट को यानी कि टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कंपोजिट पीवीआर या सॉरी कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। आज समझ आ रही है। एक और फॉर्मूला होगा, बट ये दूसरे वाला फॉर्मूला तभी लगेगा अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन है, वेट्स गिवन होंगे तो ही लगेगा। तो इसमें कैसे निकलेगा, वेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट प्लस वेट ऑफ सेकंड प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड, वेट ऑफ थर्ड इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड एंड सो ऑन। जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उतने का वेट और कंट्रीब्यूशन ले लेना उतने। सर समझ नहीं आया, मतलब क्या, देखना ये वाला जो एग्जांपल था, अगर मान लो क्वेश्चन में इसका वेट दिया होता कि इसका वेट है लेट से 0.3, इसका वेट है 0.3 और इसका वेट है 0.4, तो इस केस में 2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करते, 3 को भी 0.3 से और 5 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते, जो आता फाइनल आंसर वो हमारा क्या हो जाता, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा। समझ आ रही है। ठीक, तो W का मतलब क्या हो गया, वेट, और C का मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन। तो W1 मतलब वेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट, वेट ऑफ सेकंड प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड प्रोडक्ट। तो यहां लिख लेना W मींस वेट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और C का मतलब क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। C का मतलब क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। डन। ये वाला मेथड, पहले वाला मेथड लगाओगे तो हमें यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, अगर क्वेश्चन में वेट गिवन है तो डायरेक्ट वेट से मल्टीप्लाई करो, फिर हमें यूनिट्स का कोई काम नहीं। समझ आ रही है। ठीक, ये हमारा क्या था, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या फिर हमें क्या चाहिए, सेकंड नंबर पे, हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट पीवी रेशो, हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट पीवी रेशो, हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट पीवी रेशो। तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स इनटू 100। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, और दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, वेट ऑफ फर्स्ट पीवी रेशो ऑफ फर्स्ट, वेट ऑफ सेकंड पीवी रेशो ऑफ सेकंड, वेट ऑफ थर्ड पीवी रेशो ऑफ थर्ड एंड सो ऑन, कहां तक, वेट ऑफ एन पीवी रेशो ऑफ एम, वेट ऑफ एन और पीवी रेशो ऑफ एम। तो W का मतलब क्या हो गया, वेट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और P का मतलब क्या हो गया,
पीवी रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट, पीवी रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल आएगा, सबका पीवी रेशियो निकल आएगा। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या होगा, कैलकुलेट किया जाएगा। क्लियर है? ठीक, इसके ऊपर क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज मैंने तुम्हें फॉर्मूले और इसका मतलब समझा दिया कैसे कैलकुलेट होगा, बट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थोड़ा सा होमवर्क लिख लो छोटा सा। ठीक, लास्ट क्लास के भी कंप्लीट करने हैं। दो होमवर्क, दो क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, 22 40। ठीक, उसके अलावा 23, क्वेश्चन नंबर 23, 24, 24, 28, 28, 32, 33, 41, 41 को मार्क करना इंपॉर्टेंट, 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना। 47, 51 और एक 52, 52 को भी मार्क कर देना इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 52 को भी मार्क कर देना इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये थोड़े से क्वेश्चन है, इनको होमवर्क में कर लेना। सबका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो करना सोल्व, मैच करना, कोई डाउट रहेगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना, चलो, बट सॉल्यूशन देख के मत करना, पहले करना खुद से, फिर सॉल्यूशन से मैच करना।